नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब बढ़ गई है। खनन पट्टा लीज मामले में हेमंत सोरेन बुरी तरह से फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि मुख्यमंत्री रहते खनन पट्टा लेने पर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ी मुश्किलें। खनन लीज पट्टे में चुनाव आयोग का नोटिस। आयोग ने पूछा क्यों न की जाए कार्रवाई। रांची के अनगढ़ा में सीएम हेमंत के नाम पर आवंटित खनन पट्टा अब उनके गले की फांस बन चुका है। खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए ये जवाब मांगा है कि आखिर क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो आरपी अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। दरअसल हेमंत सोरेन ने 13 साल पहले रांची के अनगढ़ा ब्लॉक के प्लांट संख्या 482 पर करीब 1 एकड़ के पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन दिया था। 13 साल बाद 10 जुलाई 2021 को जिला खनन कार्यालय रांची ने सोरेन के पक्ष में पट्टे को मंजूरी दी। उस वक्त भी हेमंत सोरेन के पास मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन विभाग का भी जिम्मा था। एक जनहित याचिका पर इस मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में चल रही है। वहीं बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन को घेरती रही है। अब कार्रवाई करिए। और मुख्यमंत्री जी जो खनन पट्टा का जो लीज का जो पट्टा लिए हैं, मुख्यमंत्री जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। उनके भाई साहब को सामने आके जवाब देना चाहिए। उनके जो आप सचिव, बड़ी आप सचिव हैं, उनको भी सामने आके जवाब देना चाहिए। उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको आके जवाब देना चाहिए। आखिर कैसा राज्य जनता के लिए है कि परिवार के लिए है, अपने वंश के लिए राज्य बना है। 18 साल राज किए भाजपा के लोग, आज वही पोल खोल रहे हैं ना। लेकिन अपना चेहरा कभी आईना में देखे होते कि जिनको पहला नया राज मिला और राज को गढ़ने का काम किया, उसी को विकलांग बना दिया इनको। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर सीएम रहते सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी। चुनाव आयोग ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट आयोग को भेज दी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने विशेषज्ञों से राय ली और अब नोटिस भेजकर हेमंत सोरेन से 10 मई तक जवाब मांगा है। यानी खनन पट्टे का ये लीज हेमंत सोरेन की कुर्सी पर भारी पड़ सकता है, अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते लाभ का पद लिया। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग से नोटिस जारी होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि ये देश का पहला और अनूठा मामला है जब एक मुख्यमंत्री की सदस्यता इसलिए जा रही है क्योंकि उन्होंने पद पर रहते हुए लाभ लिया। खान मंत्री रहते हुए अपने नाम से खदान लीज का मामला 9A के दायरे में आता है और उनकी सदस्यता जाएगी। तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर झारखंड की सियासत गर्माती नजर आ रही है। शोकॉज किया गया है। देखिए, ये पूरे तरीके से देश का अपना इकलौता और अनूठा मामला है। एक मुख्यमंत्री की सदस्यता इसलिए अब खतरे में है, उनके ऊपर तलवार लटक रही है सदस्यता पर, क्योंकि उन्होंने खुद को अपने विभाग से उपकृत करने का प्रयास किया। और हम मानते हैं कि जो प्रथम दृष्टया हमने आरोप लगाए थे वो बिल्कुल सही थे और अंततः न्याय की जीत होगी। और वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि ये मामला क्रिस्टल क्लियर है, कहीं से कोई सप्लाई या कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है। ना तो ये मामला 9A का बनना था और ना ही आगे बनेगा। तो जेएमएम का भी रुख यहाँ पर क्लियर और साफ तौर पे कहना है कि ये मामला क्रिस्टल क्लियर है। तो सभी की राय जो आई है वो स्पष्ट रूप से है कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनता है, क्योंकि माइनिंग का केस है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है गवर्नमेंट के साथ, कोई सप्लाई एग्रीमेंट नहीं है, न कोई कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट। झारखंड में राजनीतिक हलचल का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश की राजनीति में जारी संशय के बीच झारखंड मंत्रालय में फाइलों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। मंत्रालय में हर तरफ सन्नाटा देखने को मिल रहा है। कर्मचारी से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी की अनुपस्थिति ने भविष्य की राजनीति की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड मंत्रालय में इन दिनों पहले वाली वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है। ना कैबिनेट मंत्रियों का वो लाव लश्कर दिख रहा है और ना ही अधिकारियों के सफेद गाड़ियों का वो काफिला।
हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा है। सरकारी फाइलों की रफ्तार भी पूरी तरह से थम गई है। मतलब सरकारी योजनाओं की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से संशय की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी के द्वारा कई खुलासे और धमाकों के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम झारखंड मंत्रालय में हैं और इसका सबसे ज्यादा अगर असर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो झारखंड मंत्रालय है, जहाँ चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें, दूसरे मंत्रियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें और खासकर सचिव स्तर के अगर अधिकारियों की बात करें तो उनकी उपस्थिति बहुत कम हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल बीजेपी के निशाने पर हैं। हर दिन राजनीतिक गलियारों में बीजेपी हेमंत सरकार को घेर रही है, जिसका असर अब झारखंड मंत्रालय में कामकाज पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी खुले लहजे में कह रही है कि समझा जा सकता है कि इसके लिए दोषी कौन है। देखिएगा, यदि झारखंड सचिवालय में पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं और फाइलों का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ है, तो स्वाभाविक इसके दोषी कौन है सभी लोग जानते हैं। वहीं बीजेपी के खुलासों के बाद से ही सत्ता पक्ष एक षड्यंत्र के तहत राज्य के विकास को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की दलील है कि ऐसी खबरों से ही दफ्तर में स्थिरता आई है। हम समझते हैं कि इससे बहुत कोई विकास में बाधा नहीं पड़ती है, किंतु ये सत्य है कि इस तरह की अस्थिरता की खबरें इसलिए फैलाई जाती है ताकि अधिकारियों पर एक जो बिचौलियों का एक बड़ा कुंबा अधिकारियों के साथ मिला रहता था, जिन बिचौलियों का फूल माला प्लेट थाली से संबंध होता था, उनका काम इस सरकार में नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह की अस्थिरता की खबरें फैला करके अधिकारियों को एक तो डराना, और उसका असर ये होता है कि कई बार लोग जो छोटे बड़े अधिकारी होते हैं वो ऐसे कामों में शिथिल हो जाते हैं। झारखंड में हमेशा से ही अधिकारियों के कामकाज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल सरकारी फाइलों पर अधिकारियों की कलम नहीं चल रहे हैं। अधिकारी भी मौजूदा राजनीतिक तापमान को मापने में लगे हैं, लेकिन इस बीच राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं तक की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट एक बार फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। 252 सीटों के लिए हुए एग्जाम में 802 उम्मीदवारों को सफलता मिली है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सीट से 2.5 गुना अधिकतर रिजल्ट घोषित किया जाता है। इस हिसाब से 252 पदों के लिए 630 उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित होना चाहिए, लेकिन 3.5 गुना रिजल्ट घोषित किया गया। रिजल्ट में कहीं भी कट ऑफ का कोई जिक्र ही नहीं है। आपको बता दें कि 7वीं और 10वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 11 मार्च से 13 मार्च तक रांची के 14 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 4,244 उम्मीदवार जो है वो शामिल हुए थे। इस रिजल्ट को देखने से साफ यही प्रतीत होता है कि ये रिजल्ट शायद कोई मैट्रिक और इंटर का है, लेकिन हम कह देना चाह रहे हैं कि ये रिजल्ट आयोग की सबसे बड़ी संस्था जेपीएससी की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है। इस रिजल्ट का जो तमाम रोल नंबर जो देख रहे हैं, एक कहीं से नमक हल्दी मसाला भी खरीदते हैं तो उसका एमआरपी रहता है कितना का, ये सामान सब है, लेकिन ये तमाम रोल नंबर का ये पता नहीं चल रहा है कि किसका कितना अंक आया है। किस कह रहा हूँ कि सारे लड़कों को, पूरे झारखंड के लड़कों को पता हो गया है कि बिना कैटेगरी वाइज का रिजल्ट निकाला गया है। पहला से छठा जेपीएससी तक का इतिहास देखा जाए तो मुख्य परीक्षा में कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया जाता था, जाता रहा है, और उसके बाद में मुख्य परीक्षा में कट ऑफ जारी किया जाता है कि कौन व कैटेगरी का कट ऑफ कितना था। दुमका में विधवा पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरैयाहाट प्रखंड के धनवे गांव में जालसाजी कर आशा देवी विधवा पेंशन उठा रही हैं, जबकि आशा देवी के पति पवन कुमार सरकारी मुलाजिम हैं। जबकि सप्लाई करने के बावजूद गांव के ही दिव्यांग और एक विधवा को भी पेंशन नहीं मिल रहा है। नाम पवन दास है, काम सरकारी मुलाजिम का। देखने में हट्टे कट्टे तंदुरुस्त और पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पवन दास
मर चुके हैं। सुनकर चौंक गए। चौंकिए मत और ना ही मुस्की मारिए। बहुत ही सीरियस मामला है। मामला दुमका में विधवा पेंशन से जुड़े बड़े फर्जीवाड़े का है। पेंशन विभाग के रिकॉर्ड में पवन दास की मौत हो चुकी है और उनकी पत्नी आशा देवी को विधवा पेंशन मिल रहा है। न्यूज 18 की टीम जब सरैया हाट के धनवे गांव आशा देवी के घर पहुंची तो उनके पति पवन दास हड़बड़ा गए, हाथ जोड़ने लगे। सुनिए भैया, बोलिए क्या दिक्कत? क्या बात? क्या वाइफ दिक्कत? के नाम से वाइफ से कीजिए ना। क्या दिक्कत? क्या वाइफ के नाम से? वाइफ के नाम से आप उनसे कीजिए, सफर कीजिए। आशा देवी के बेटे ने रौब दिखाने की कोशिश की, पर गलती का एहसास होते ही थोड़ी ही देर में उसकी भी अकड़ ढीली पड़ गई। कहने लगा कि गलती से पैसा मिल रहा है, सरकार का पैसा है, लौटा देंगे। है तो क्या हुआ? तो हटो ना भाई, तुम इस तरह का बका कर रहे हो। कौन है तुम? कौन है? कितना दिन से कैसे कैसे हुआ ये विधवा पेंशन मम्मी का तुम्हारे? हम नहीं जानते सर ये कैसे हुआ। पिताजी क्या करते हैं? पोस्ट मास्टर, ये डाक विभाग में। डाक में है। और माताजी घर में रहती है। तो कितना दिन से ही पेंशन मिल रहा है? ये सर हमको भी मालूम नहीं कब से मिल रहा है। अच्छा, तो अभी जो मिल रहा है तो ये सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है? क्योंकि आपके तो पिताजी जिंदा हैं, तो यहाँ मुस्मात कैसे उनका नाम लिखा गया आपकी माताजी का? सर देखिए, ये कैसे आया ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम सरकार का पैसा गलत तरीके से नहीं लेना चाहते हैं। उसमें जो भी कार्य होगा हम करने के लिए तैयार हैं। उसको विड्रॉ करने के लिए आप लोग तैयार? विड्रॉ करने के लिए हम तैयार। अब जरा उर्मिला देवी से मिलिए। विधवा हैं, उम्र भी काफी हो गई है। विधवा पेंशन के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन 5 साल हो गए, अब तक मिला ही नहीं। वहाँ आया था कैंप, उसमें कैंप आया था ना? हाँ। कैंप में कागज जमा कर दिए थे? हाँ, कर दिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। फर्जीवाड़ा सिर्फ विधवा पेंशन में ही नहीं, हर तरह के पेंशन में खेल है। चढ़ावा चढ़ा दिए तो मिलेगा, नहीं चढ़ाए तो दौड़ते रहिए। विकलांग का सर्टिफिकेट मेरे पास है, विकलांग है 20 बरस, और कागज देते देते ब्लॉक और आंगनबाड़ी सेविका सबको दिए, लेकिन मेरा अभी तक नहीं होने दिया। ग्रामीणों का दावा है कि यहाँ ऐसे कई लाभार्थी हैं जो घूस देकर और फर्जीवाड़ा कर विधवा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। बहुत ऐसा आदमी है कि बिना उम्र नहीं है, पति को मार के ले आता है, ये नहीं है, इससे अधिक और। पेंशन के इस फर्जीवाड़े पर जब जिले के उप विकास आयुक्त से सवाल हुआ तो कहने लगे कार्रवाई होगी। चूँकि आज पहली बार ये जो आपने पर्टिकुलर केस बताया, ये पहली बार संज्ञान में आया है, तो इसकी जरूर जांच गहनता से करवाई जाएगी। दुमका में सालों से पेंशन का इतना बड़ा खेल चल रहा है। सवाल है कि इससे पहले जिला प्रशासन को इस फर्जीवाड़े का पता क्यों नहीं चला। न्यूज 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। जामताड़ा में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। तेज आंधी में कई गरीबों के घर का छप्पर उजड़ गया, जबकि कई गरीबों का कच्चा मकान गिर गया। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गुमला में पानी संकट से परेशानी है। डुमरी प्रखंड पे करनी पंचायत के मरचाई पाठ गांव में बूंद बूंद पानी की किल्लत है। आज भी ग्रामीण दाढ़ी और चुआ का दूषित पानी पीने को मजबूर है। रोजाना ग्रामीणों को पानी के लिए करीब 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस गांव में सड़क तक नहीं है। लोगों को नदी, जंगल, पहाड़ से होकर जाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि गांव का विकास नहीं तो वोट नहीं। कब तक गांव में विकास पानी पिए कर मुरुक तकलीफ होत है। हम एकदम पहाड़ से नीचे चढ़ाई, एकदम गर्मी के दिन में हमके पानी पिए के लिए तकलीफ होत है। बहुत परेशान से पानी चढ़ाई, हमके कोई व्यवस्था न थे, कोई हमके सहायता भी नहीं। हम लोग का गांव में रोड नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। हमारे गांव वाले महिलाओं की डिलीवरी नहीं हो सकती है। हम लोग के गांव में कोई सहायता करने वाला नहीं है। और धनबाद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चिरकुंडा के रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रोशन वर्णवाल को दबंगों से जान से मारने की धमकी मिल रही है।
दरअसल पिछले कुछ दिनों से हताब और मुकेश सिंह के द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से हर महीने 1 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की जा रही है और नहीं देने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दबंगों की धमकी से तंग आकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चियां हैं, मेरे माँ बाप है, मेरी वाइफ है, जो पूरी तरह दहशत में जी रहे हैं। इनका खौफ इतना बना हुआ है कि सभी का नींद चैन सब हराम किया हुआ है। आप प्रशासन से ही गुजारिश करूंगा कि मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। धनबाद में बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। बिजली की किल्लत से किसान से लेकर व्यवसायी तक परेशान है। बिजली संकट की वजह से किसान पटवन का काम नहीं कर पा रहे। कृषि के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर महीनों से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन बिजली विभाग लापरवाह बना हुआ है। बलियापुर प्रखंड के पहाड़पुर गांव में पिछले 1 महीने से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। शिकायत के बाद भी ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया गया है। सरकार ने दिया है कृषि विभाग के अंदर में सिर्फ कृषि किसान के लिए दिया, बिजली विभाग सिर्फ कृषि के लिए दिया, वो कोई घर के लिए नहीं यूज नहीं करने के लिए। का मोटा मोटी लगभग मतलब 6 से 7 एकड़ ये एरिया पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर लोहरदगा पुलिस एक्शन में है। अवैध शराब बिक्री की रोकथाम के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। आज गुप्त सूचना के आधार पर बगड़ थाना क्षेत्र के मेरले गांव में पुलिस ने छापेमारी की। चंदन साहू के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने चंदन साहू को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। तो चंदन की निशानदेही पर बड़चोर गाई के काली उराव के घर छापेमारी की गई। यहां से भी पुलिस को भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली है। दोनों जगहों पर पुलिस को कुल 47 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली है। 2022 के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक लोहरदगा के दिशा निर्देश पर पूरे जिले में अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इसी छापामारी अभियान के क्रम में बगरू थाना अंतर्गत ग्राम मेरले में चंदन साहू के घर में छापामारी की गई, जहां 47 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। धनबाद में बोकारो क्षेत्र के आईजी असीम विक्रांत मिंच ने भू धसान क्षेत्र का निरीक्षण किया। 21 अप्रैल को निरसा में चिरकुंडा के डुमरी जोड़ में भू धसान हुआ था। आईजी असीम विक्रांत मिंच घटनास्थल का दौरा किए। आईजी ने माना कि घटनास्थल क्षेत्र में अवैध कोयले का खनन चलता है, जिसे जागरूकता और कार्रवाई से रोकने की जरूरत है। इस पूरे इलाके में जहाँ पर भी इस तरह से, जैसे बहुत बार ग्रामीणों के द्वारा भी कहीं कहीं पर अवैध रूप से खनन करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर पहले ECL के माइनिंग वाले इलाके थे, लेकिन उसके बाद भराई के बाद ही कुछ इलाके हैं जो रिस्क प्रोन जोन है। जैसे यहाँ पर जो पिछली बार रोड का जो भूधसान हुआ था, उस पूरे इलाके का हम साहब के साथ में और ग्रामीण सिटीज। और आगे देखते हैं झारखंड 2020।